नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमनदीप। दिन भर की हर राजनीतिक उठापटक और सियासी खबरों को समेटकर हम आपके लिए खास कार्यक्रम लेकर आए हैं, द पॉलिटिकल शो, जिसमें हम आपको दिन भर में घटी हर राजनीतिक खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। द पॉलिटिकल शो में सबसे पहले आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे की, जहां पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने हर मुद्दे पर अपनी बात रखी। फिल्मी दुनिया से लेकर T20 वर्ल्ड कप तक, विपक्ष की आलोचना से लेकर सरकार की उपलब्धियों तक पीएम मोदी ने लगभग हर मुद्दे पर अपनी बात रखी। अपने भाषण के दौरान पीएम ने क्या कुछ कहा है, एक रिपोर्ट के माध्यम से समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के दूसरे दिन क्रेमलिन में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद मोदी ने मॉस्को में भारतवंशियों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने भारत रूस की दोस्ती का जिक्र करते हुए राज कपूर की फिल्म का गाना सिर पर लाल टोपी रूसी भी गाया। पीएम मोदी ने कहा कि वो गाना यहाँ कभी घर घर में गाया जाता था। सिर पर लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये गीत भले ही पुराना हो गया हो, लेकिन इसके सेंटीमेंट एवरग्रीन है। पीएम मोदी ने रूस से भारत के संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी, भारत का भरोसेमंद दोस्त। रूस में सर्दी के मौसम में तापमान कितना ही माइनस में नीचे क्यों न चला जाए, भारत रूस की दोस्ती हमेशा प्लस में रही है, गर्मजोशी भरी रही है। ये रिश्ता म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की मजबूत नींव पर बना हुआ है। वो गाना तो यहाँ के घर घर में कभी गाया जाता था, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी ये गीत भले ही पुराना हो गया हो, लेकिन सेंटिमेंट्स एवरग्रीन है। पुराने समय में श्रीमान राज कपूर, श्रीमान मिथुन दा, ऐसे कलाकारों ने भारत और रूस की संस्कृति की दोस्ती को मजबूत किया। भारत रूस के हमारे रिश्तों को हमारे सिनेमा ने आगे बढ़ाया और आज आप सभी भारत रूस के रिश्तों को नई ऊंचाई दे रहे हैं। हमारे रिश्तों की दृढ़ता अनेक बार परखी गई है और हर बार हमारी दोस्ती बहुत मजबूत होकर के उभरी है। साथियों, भारत रूस की इसी दोस्ती के लिए मैं विशेष रूप से मेरे प्रिय मित्र प्रेसिडेंट पुतिन की लीडरशिप की भी सराहना करूंगा। उन्होंने दो दशक से ज्यादा समय तक इस पार्टनरशिप को मजबूती देने के लिए शानदार काम किया है। बीते 10 सालों में मैं 6ठी बार रशिया आया हूं और इन सालों में हम एक दूसरे से 17 बार मिले हैं। ये सारी मीटिंग ट्रस्ट और रिस्पेक्ट को बढ़ाने वाली रही है। जब हमारे स्टूडेंट्स संघर्ष के बीच फंसे थे, तो प्रेसिडेंट पुतिन ने उन्हें वापस भारत पहुंचाने में हमारी मदद की थी।
मैं रूस के लोगों का, मेरे मित्र प्रेसिडेंट पुतिन का इसके लिए भी फिर से आभार व्यक्त करता हूं। पीएम नरेंद्र मोदी रूस के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री ने आज मॉस्को में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। बड़ी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री को सुनने समारोह में पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों का अभिवादन करते हुए कहा कि मैं अकेला नहीं आया हूं, मैं अपने साथ बहुत कुछ लेकर आया हूं। मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर आया हूं। मैं अपने साथ 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर आया हूं। आपका ये स्नेह, आपने यहाँ आने के लिए समय निकाला, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं अकेला नहीं आया हूं, मैं मेरे साथ बहुत कुछ लेकर के आया हूं। मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर के आया हूं। मैं अपने साथ 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर के आया हूं। पीएम मोदी ने आगे भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी करने में केवल 1 दशक लगा। भारत को 40,000 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण करने में केवल 1 दशक लगा। इससे दुनिया को हमारे देश की क्षमता का एहसास होता है। इससे दुनिया को विश्वास होता है कि भारत बदल रहा है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि चुनाव के दौरान मैंने कहा था कि पिछले 10 साल में भारत ने जो विकास किया है वो तो सिर्फ एक ट्रेलर है। आने वाले 10 साल और भी तेजी से विकास के होने वाले हैं। भारत की नई गति दुनिया के विकास का नया अध्याय लिखेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश ने विकास की जो रफ्तार पकड़ी है उसे देखकर दुनिया हैरान है। दुनिया के लोग जब भारत आते हैं तो कहते हैं कि भारत बदल रहा है। भारत का कायाकल्प, भारत का नवनिर्माण वो साफ साफ देख पा रहे हैं। सरकार का एक लक्ष्य है, तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में गरीबों के लिए 3 करोड़ घर बनाना। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना। 10 वर्षों में देश ने विकास की जो रफ्तार पकड़ी है उसे देखकर दुनिया हैरान है। दुनिया के लोग जब भारत आते हैं तो कहते हैं भारत बदल रहा है। आप भी आते हैं तो ऐसा ही लगता है ना? वो ऐसा क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं कि भारत का कायाकल्प, भारत का नवनिर्माण वो साफ साफ देख पा रहे हैं। जब भारत G20 जैसे सफल आयोजन करता है तब दुनिया एक स्वर से बोल उठती है, अरे भारत तो बदल रहा है। जब भारत सिर्फ 10 वर्षों में अपने एयरपोर्ट्स की संख्या को बढ़ाकर 2 गुना कर देता है तो दुनिया कहती है वाकई भारत बदल रहा है। जब भारत सिर्फ 10 साल में 40,000 किलोमीटर से ज्यादा, यह आंकड़ा याद रखना, 40,000 किलोमीटर से ज्यादा
रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन कर देता है। तो दुनिया को भी भारत के पावर का एहसास होता है, उनको लगता है देश बदल रहा है। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में गरीबों के लिए 3 करोड़ आवास बनाना, 3 करोड़ घर बनाना। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना। शायद आपके लिए ये शब्द भी नया होगा। भारत में जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं गांव में, हम उनको इतना एम्पावर करना चाहते हैं, उतना स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इतना डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि मेरे तीसरे टर्म में गांव की वो जो गरीब महिलाएं हैं उसमें 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बने, यानी उनकी सालाना इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा हो और हमेशा के लिए हो। बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन जब आप जैसे साथियों के आशीर्वाद होते हैं ना, तो बड़े से बड़े लक्ष्य बहुत आसानी से पूरे भी होते हैं। और ये बहुत सुखद है कि तीसरी बार सरकार में आने के बाद इंडियन डायस्पोरा से मेरा पहला संवाद यहां मॉस्को में आपके साथ हो रहा है। वैसे साथियों, आज 9 जुलाई है और आज के ही दिन मुझे शपथ लिए पूरा 1 महीना हुआ है। आज से ठीक 1 महीने पहले 9 जून को मैंने तीसरी बार भारत के पीएम पद की शपथ ली थी और उसी दिन मैंने एक प्रण किया था। मैंने प्रण किया था कि अपने तीसरे टर्म में मैं 3 गुनी ताकत से काम करूंगा। तीन गुनी रफ्तार से काम करूंगा। और ये भी एक संयोग है कि सरकार के कई लक्ष्यों में भी 3 का अंक छाया हुआ है। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारत में ये बदलती हुई सिर्फ व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर का ही हाल नहीं है, बल्कि ये बदलती हुई देश के हर नागरिक के हर बिजली के भरोसे में भी दिख रहा है। 2014 से पहले हम निराश की गर्त में डूबे हुए थे, लेकिन आज देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है। 2014 के पहले
हम निराशा की गर्त में डूब चुके थे। हताशा, निराशा ने हमको जकड़ लिया था। आज देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है। एक ही बीमारी के 2 पेशेंट अस्पताल में हो, उतने ही सामर्थ्यवान डॉक्टर हो, लेकिन एक निराशा में डूबा हुआ पेशेंट हो, दूसरा आत्मविश्वास से भरा हुआ पेशेंट हो, तो आपने देखा होगा आत्मविश्वास से भरा हुआ पेशेंट कुछ ही हफ्तों में ठीक होकर के अस्पताल से बाहर आता है। निराशा में डूबा हुआ पेशेंट को किसी और को उठा के लेके जाना पड़ता है। आज देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है और ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पूंजी है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को मिली जीत का जिक्र करते हुए कहा कि आपने भी हाल ही में T20 विश्व कप में भारत की जीत का जश्न मनाया होगा। वर्ल्ड कप को जीतने की असली कहानी जीत की यात्रा भी है। आज का युवा भारत आखिरी गेंद और आखिरी पल तक हार नहीं मान सकता। विजय प्राप्ति के चरण चूमती है जो हर अनुरूप को तैयार नहीं होते। आपने भी हाल में T20 वर्ल्ड कप में और मुझे पक्का विश्वास है यहां भी आपने उस विक्ट्री को सेलिब्रेट किया ही होगा। किया था कि नहीं किया था? गर्व हो रहा था कि नहीं हो रहा था? वर्ल्ड कप को जीतने की असली स्टोरी जीत की यात्रा भी है। आज का युवा और आज का युवा भारत आखिरी बॉल और आखिरी पल तक हार नहीं मानता। दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति ने मोदी पुतिन की मुलाकात पर नाराजगी जताई है। उन्होंने मोदी के दौरे को यूक्रेन में शांति की कोशिशों को बड़ा झटका बताया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नेता का दुनिया के सबसे खूनी नेता को गले लगाना निराशाजनक है। इससे पहले व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी के साथ चाय पर चर्चा की। दोनों ने इस दौरान एक दूसरे की तारीफ की। फिर पुतिन ने पीएम मोदी को गोल्फ कार्ट में बैठाकर क्रेमलिन का भ्रमण करवाया। इस दौरान पुतिन खुद गोल्फ कार्ट ड्राइव कर रहे थे। पीएम मोदी राष्ट्रपति पुतिन के निमंत्रण पर 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए सोमवार शाम रूस पहुंचे। फरवरी 2022 में मॉस्को द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद से मोदी की ये पहली रूस यात्रा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। लोकसभा में नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी एक जिम्मेदार नेता के रूप में अपनी तस्वीर जनता के सामने रखना चाहते हैं और शायद इसीलिए पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी लगातार जनता के बीच नजर आ रहे हैं। फिर चाहे वो हाथरस हो या फिर असम या फिर मणिपुर हो। वहीं राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे, जहां उन्होंने कई वर्गों के लोगों से मुलाकात की। राहुल गांधी का कैसा रहा रायबरेली दौरा, एक खास रिपोर्ट से समझते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद से ही वो खासे सक्रिय हैं। लोकसभा सत्र खत्म होने के बाद वो गुजरात गए, इसके बाद असम व मणिपुर का दौरा किया और अब रायबरेली में हैं। मंगलवार को वो करीब 10 बजे रायबरेली पहुंचे और सबसे पहले चुरुआ के हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन किया। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और रायबरेली से सांसद रही सोनिया गांधी भी इस मंदिर में आती थी। लोकसभा चुनाव के दौरान वोटिंग वाले दिन राहुल ने पिपलेश्वर हनुमान जी के मंदिर में दर्शन किए थे। राहुल गांधी ने मंदिर में पूजा अर्चना के बाद भुएमू गेस्ट हाउस के लिए रवाना हो गए। यहाँ उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और लोगों से मिले। इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों और विभिन्न संगठनों से मुलाकात के अलावा सियाचिन में शहीद हुए कैप्टन अंशुमन सिंह के परिवार से भी मुलाकात की। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद
मीडिया से बातचीत करते हुए शहीद की मां ने राहुल की तारीफ की, साथ ही अग्निवीर योजना की मुखालफत की। उन्होंने बताया कि जिस तरह राहुल गांधी कह रहे हैं, उससे उम्मीद है कि अग्निवीर योजना खत्म होगी। राहुल गांधी से प्रभावित हुई मंजू सिंह ने बताया कि राहुल गांधी को उन्होंने राष्ट्रपति भवन में तब देखा था जब वो शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह को मिले कीर्ति चक्र सम्मान को हासिल करने पहुंची थी। उन्होंने बताया कि राहुल को जब वो संसद में बोलते हुए सुनती थी तो इच्छा थी कि एक बार उनसे मिलने की। जब इच्छा जाहिर की तो फोन नंबर लिया और फिर रायबरेली में मिलने का समय मिला। मंजू सिंह ने कहा कि फौज में अग्निवीर योजना सही नहीं है। बताया कि राहुल गांधी से इस मसले पर बात हुई तो इस दौरान लगा कि वो इस योजना पर रोक लगा कर रहेंगे। फौज के बारे में ज्यादा डिस्कस हुई है और ज्यादातर के अग्निवीर पे चर्चा किए हम लोग कि और बेहतर हो सकता है ना, क्योंकि दो तरह का फौज नहीं होना चाहिए। इस पे भी हम चर्चा किए और मैं जो सरकार है उनसे भी उम्मीद है कि वो शायद राहुल गांधी जी का स्पीच सुने और उस पे फॉलो करें, उस पे विचार करें। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगी कि फौज को दो तरह का ना बांटे। इस पे भी चर्चा हुई है। बुलाया 2 दिन से बुला रहे थे, क्योंकि वहाँ जब राष्ट्रपति भवन में मिले थे तो वो मुझे इमोशनल देख के उन्होंने बोला कि आप नंबर अपना दे दो फिर हम मिलेंगे। तो उसी दिन से वो बुला रहे थे। बहुत अच्छी पॉजिटिव ही आई है और शायद वो बेटा ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं अभी तक तो बहुत नेगेटिव आ रहा था दिल में, पर अभी मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, क्योंकि आसान नहीं होता है एक माँ के लिए बेटा खोना। मैं 1 साल से बहुत दर्द में हूँ, पर उस दर्द को भी मैं दबा के मुझे बहुत अच्छा लगा राहुल जी से मिलके। शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह के परिजनों से मिलने के बाद राहुल गांधी रायबरेली के एम्स अस्पताल पहुंचे और यहां पर भर्ती मरीजों से उनका हाल चाल लिया। इस दौरान राहुल गांधी ने एम्स में मेडिकल के छात्रों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने किसान गोलीकांड शहीद स्मारक पर पहुंचकर शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी और वृक्षारोपण किया। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी ने रायबरेली लोकसभा सीट से करीब 4 लाख मतों से जीत दर्ज की थी। उनसे पहले उनकी मां सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद रह चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। और इसी के साथ द पॉलिटिकल शो में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात किसी नए विषय के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।